गगनपुर गांव में मदन लाल के छोटे बेटे गोविंद की शादी एक गरीब लड़की से हो जाती है। लड़की के पिता गरीब होने के कारण वह अपनी बेटी को अपने घर की भैंस उपहार में दे देता है, जिससे मदन लाल का बड़ा बेटा और बड़ी बहू दोनों काफी नाराज होते हैं। देखा आपने, आपके पिताजी और भाई दोनों मिलकर इस घर को जानवरों का तबेला बना देंगे। मैं तो नहीं रहूंगी इस घर में भैंस और तबेले के साथ। हाँ सुषमा, तुम सही कह रही हो। मेरा भी अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। कंपनी के कई लोग कभी कभी मुझसे मिलने भी आ जाते हैं। और यहाँ भैंस और गोबर के साथ हमारी क्या इज्जत रहेगी। मैं आज ही पिताजी से बात करता हूँ। इतना कहकर विनोद अपने पिताजी के पास जाता है। पिताजी, मैं और सुषमा इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? पिताजी, मेरा अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना रहता है। कंपनी के लोगों का घर पे आना जाना भी लगा रहता है। और यहाँ हमारा घर भैंस का तबेला बना पड़ा है। ऐसे में मैं और सुषमा यहाँ नहीं रह सकते। इसलिए पिताजी, मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। विनोद की सारी बातें उसका छोटा भाई गोविंद सुन लेता है। विनोद भैया, आप ऐसा ना करें। आप हमारी वजह से ये घर छोड़कर मत जाइए। मैं और कविता अपनी भैंस लेकर यहाँ से चले जाएंगे। आप और भाभी मेरी वजह से परेशान ना हों। अगले दिन गोविंद और कविता अपनी भैंस को लेकर गांव छोड़कर चले जाते हैं। गोविंद पास के ही गांव में झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। वहीं कविता अपनी भैंस की खूब देखभाल करती और गोविंद मजदूरी करने जाने लगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन उदास खड़ी कविता अपनी भैंस को देखती है और कहती है, मैं इस भैंस की इतनी देखभाल करती हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों यह इतनी कमजोर रहती है। तभी वहां एक साधु आता है। बेटी, मुझे प्यास लगी है। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? हाँ साधु महाराज, आइए बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। पानी पीने के बाद साधु कविता से कहता है, बेटी, तुम्हारे चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? साधु महाराज, मैं अपनी भैंस की इतनी देखभाल करती हूँ, फिर भी यह कमजोर रहती है। मैं सोच रही थी ये दूध देने लगेगी तो 4 पैसों का सहारा हो जाएगा, पर भैंस तो दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। ये सब सुनकर साधु भैंस के पास जाता है और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है और कहता है, बेटी, चिंता मत करो। जल्द ही तुम्हारी भैंस स्वस्थ हो जाएगी। कुछ दिनों बाद भैंस पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और भैंस एक बच्चे को जन्म देती है। अब भैंस ढेर सारा दूध देने लगी। उसका दूध बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट होता है, जिस वजह से बाजार के व्यापारियों में उसके दूध की मांग बढ़ जाती है। धीरे धीरे गोविंद काफी धनवान हो जाता है। एक दिन ऑफिस में विनोद का दोस्त विनोद से कहता है, अरे विनोद, मैं तुम्हें क्या बताऊं। मेरे गांव में अभी कुछ समय पहले ही एक गोविंद नाम का आदमी गांव में झोपड़ी बनाकर रहता था। आज वो इतना धनवान हो गया है कि उसने अपनी कंपनी के आधे शेयर खरीद लिए और अब वो हमारी कंपनी का मालिक बन गया है। यह सुनकर विनोद को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। एक गांव में जगन अपनी पत्नी महिमा के साथ रहता था। दोनों बहुत ही चालाक और लालची स्वभाव के थे। उनके पास एक गाय थी जो काफी बूढ़ी हो गई थी। अब वह दूध भी नहीं देती थी। एक दिन महिमा जगन से कहती है, सुनिए, इस गाय का कुछ कीजिए। अब ये बूढ़ी हो गई है, दूध भी नहीं देती है। कब तक हम इसे ऐसे ही खिलाते रहेंगे? हाँ महिमा, तुम सही कहती हो। दूध तो देती नहीं है अभी ये गाय। बिना वजह इसे हम पालकर अपना खर्चा क्यों बढ़ाएं? मैं सोच रहा हूँ हम इस गाय को जंगल में छोड़ आते हैं। हाँ, ये ठीक रहेगा। जाइए इसे जंगल में छोड़ आइए। मेरी भी जान छुटेगी। किसी काम की तो है नहीं, बेवजह देखभाल करनी पड़ती है इसकी। जगन उस गाय को जंगल की तरफ ले आता है। हाँ, ये जगह ठीक है। यहीं छोड़ देता हूँ इसे। जगन उस गाय को वहीं छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद जगन का छोटा भाई मोहन जंगल के उसी रास्ते से गुजरता है। मोहन की नजर उसी गाय पर पड़ती है। वह उस गाय के पास जाता है। अरे, ये गाय तो मेरे माँ बाबूजी की है, जो बड़े भैया के पास थी।
लगता है ये गाय रास्ता भटक कर इधर आ गई है। बड़े भैया भी इसे ढूंढ रहे होंगे। मैं इसे ले जाकर जगन भैया को दे देता हूँ। जगन भैया खुश हो जाएंगे। मोहन उस गाय को लेकर जगन के पास जाता है। जगन भैया, ओ जगन भैया। जगन और महिमा बाहर आते हैं और देखते हैं मोहन उसी गाय को लेकर उसके घर के सामने खड़ा है जिसे वो जंगल में छोड़ आया था। जगन भैया, ये गाय मुझे जंगल की तरफ मिली। शायद रास्ता भटक गई थी, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। नहीं मोहन, अब हम इस गाय को अपने साथ नहीं रखेंगे। और ये रास्ता नहीं भटकी थी, मैं खुद इसे जंगल छोड़ के आया था। जगन भैया, ये आप क्या कह रहे हो? आपने इस गाय को घर से निकाल दिया, ये जानते हुए भी कि ये हमारे माता पिता की प्रिय गाय है। माँ बाबूजी इसे कितना प्रेम करते थे। मोहन, अब ये गाय बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देती है। हमारे पास इतना नहीं कि हम इसे बेवजह खिलाएं और देखभाल करें। जगन भैया, आपने इस गाय को सिर्फ इसलिए निकाल दिया कि वो आपके किसी काम की नहीं रही। बरसों तक इसने आपको दूध दिया, वो आपको याद नहीं। देखो, अगर तुम्हें इस गाय की ज्यादा चिंता है तो तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो, पर हम इसे अब अपने साथ नहीं रख सकते। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग भूल सकते हो, पर मैं नहीं भूल सकता कि ये गाय हमारे माँ बाबूजी की निशानी है। अब से इस गाय की देखभाल मैं करूँगा, चाहे ये मुझे कुछ दे या ना दे। मोहन उस गाय को अपने घर ले आता है। सालनी, सालनी, देखो मैं किसे लाया हूँ अपने साथ। शालिनी बाहर आती है और देखती है मोहन के साथ एक गाय है। ये गाय तो आपके माँ बाबूजी की है और ये तो आपके बड़े भैया के पास थी। हाँ सालनी, तुमने सही कहा, पर जगन भैया ने इसे घर से निकाल दिया है क्योंकि ये गाय बूढ़ी हो गई है, दूध नहीं देती है, इसलिए। सालनी, ये गाय मेरे माँ बाबूजी की निशानी है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। सालनी, क्या तुम इस गाय की देखभाल करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसकी देखभाल जरूर करूंगी। आपने बहुत अच्छा किया इस गाय को यहाँ लाकर। आपके माता पिता मेरे भी माता पिता जैसे थे। वो जितना प्यार इस गाय से करते थे, हम भी उतने ही प्यार से इसे रखेंगे। शालिनी अब रोज गाय की अच्छे से देखभाल करती और उसे चारा खिलाती। गाय ढेर सारा गोबर देती है। पास खड़ा मोहन ढेर सारा गोबर देखकर शालिनी से कहता है, सालनी, ये तो बहुत सारा गोबर है, इस गोबर का क्या करोगी? मैं सोच रही हूँ इस गोबर को फेंकने से अच्छा है इनके उपले बना दूं। ईंधन के रूप में हमारे काम आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे हमारा ईंधन का खर्चा भी बचेगा। शालिनी गोबर के उपले बनाकर उन्हें सूखने के लिए रख देती है। शाम को जब शालिनी उपले देखती है तो वह आश्चर्यचकित रह जाती है। सुनिए, यहाँ आइए, जल्दी आइए। यहाँ देखिए, मैंने तो गोबर के उपले बनाए थे, ये क्या है? सालनी, ये तो सोने के उपले हैं। गोबर के उपले सोने के कैसे बन गए? कहीं हमारी गाय जादुई तो नहीं? तभी गाय बोलती है, मोहन, शालिनी, तुम दोनों बहुत अच्छे हो। तुमने निस्वार्थ होकर मेरी देखभाल की, ये जानते हुए कि मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम दोनों ने मुझे अपने पास रखा, मेरी सेवा की, इसलिए ये तुम्हारा उपहार है। मोहन और शालिनी बहुत खुश होते हैं और गाय को धन्यवाद कहते हैं। मेरी प्यारी गाय, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। सालनी, मेरी माँ कहती थी कि हमेशा अच्छी सोच रखना, पशुओं पर दया करना और धैर्य रखना। माँ सही कहती थी। अब हमें कोई समस्या नहीं होगी सालनी। अब मोहन और शालिनी काफी धनवान हो जाते हैं। एक दिन मोहन सोचता है, मैं तो धनवान हो गया हूँ, पर मेरे जगन भैया, उन्हें अब भी गरीबी का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बड़े भाई की मदद करनी चाहिए। यह सोचकर मोहन सोने के कुछ उपले लेकर जगन के पास जाता है और जगन से कहता है, जगन भैया, देखो हमारी गाय सोने के उपले देती है। मैं कुछ सोने के उपले आपके लिए लाया हूँ, इससे आपकी गरीबी दूर हो जाएगी।
इतना कहकर मोहन चला जाता है और जगन अपनी पत्नी महिमा को सोने के उपले दिखाता है और मोहन की बताई हुई सारी बात महिमा को बताता है। क्या तुम ये कुछ सोने के उपले लेकर खुश हो रहे हो और उधर तुम्हारा छोटा भाई सोने के उपलों से इतना धनवान होता जा रहा है? अरे जब गाय हमारी है तो हमें गाय ही वापस चाहिए। जाओ तुम और उस गाय को वापस लेकर आओ। महिमा, ये क्या कह रही हो? हमने तो उस गाय को जंगल में छोड़ दिया था। अब किस मुंह से गाय वापस मांगने जाऊं? मुझे कुछ नहीं पता, तुम बस वो गाय वापस लेकर आओ। जगन कुछ उपाय सोचता है और रात में चुपके से गाय को चुरा के घर ले आता है। अगली सुबह गाय का गोबर देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और सारे गोबर के उपले बनाकर घर में रख लेते हैं। सुबह से शाम हो जाती है पर उपले सोने के नहीं बनते हैं। यह देखकर जगन और महिमा बहुत गुस्सा हो जाते हैं और गाय से कहते हैं, ए गाय, जल्दी से ये उपले सोने के बना दे, जैसे मोहन के घर पे बनाती थी। तभी गाय कहती है, नहीं, ये उपले कभी सोने के नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारे मन में पाप है। मोहन का तो मन ही सोने जैसा है, तभी उसे सोना मिला है। जिस दिन तुम्हारे मन से छल कपट पाप निकल जाएगा, उस दिन तुम्हें भी सब कुछ मिल जाएगा।